हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कैसा तैयारी चल रहा है इंटरव्यू का? इस बार मैं अजीब तरह का महसूस कर रहा हूँ। जीवन में पहली बार ऐसा है कि अनिश्चितताओं के बीच इस तरह का तैयारी हो रहा है। पूरा पटना जो है अभी लॉकडाउन में बंद है। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। हम आप सब बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं होम अरेस्ट है। उसमें क्लास मॉक का तैयारी करना बड़ा मुश्किल है। ये सिविल सर्विस का जो पूरा व्यवस्था है पूरी तरह एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें लोगों के साथ उठना बैठना बात व्यवहार करना सब बहुत सामान्य प्रक्रिया है। और इंटरव्यू यहाँ पर जो भी कोरोना के कारण इसी पर सबसे ज्यादा आघात है कि आप कहीं जा नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, सोशल डिस्टेंसिंग, तो मास्क वगैरह वगैरह। पता नहीं है जिससे इंटरव्यू होगा उससे पता नहीं, हो सकता है स्टूडेंट लोग मास्क लगा के जाएंगे या बोर्ड पर बैठे हुए लोग मास्क में होंगे। कहना बड़ा मुश्किल है अभी आने वाले दिनों में। एनीवे, खैर हम लोग अपना काम जारी रखे। देखो, स्टूडेंट लोग बहुत ये रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बात बिल्कुल तय है कि कोई भी नहीं ऑब्जेक्टिव रूप से आपको बतला सकता है कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो तो बोर्ड का मूड पर निर्भर करता है, आपके तकदीर पर निर्भर करता है, मिला जुलाकर ऊपर वाली व्यवस्था पर निर्भर करता है। आप जो पढ़ के गए हैं, जो आप जानते हैं, बोर्ड ने पूछा आपने उसका जवाब दिया। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। आधे घंटे का जो आवर्स है आपके पास, वो आपके लिए कह सकते हैं एक कंटीजेंसी मैनेजमेंट का अनूठा रूप है। कैसे कंटीजेंट सिचुएशन को आप मैनेज करेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ इसमें थोड़ी चूक हो जाती है कि वो इस सोचते हैं कि एकदम स्टैंडर्ड मतलब कह सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली व्यवस्था होगी, लेकिन वहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर व्यवस्था रहती है, जिसमें आपको उसी तरह से अपने आप को तैयार होके जाना है कि जैसे बोर्ड पूछे उस तरह से उनको खुश करते हुए, उनको संतुष्ट करते हुए, उनको यथावत तरीका से जितना हो सकता है आंसर दे, ताकि बोर्ड कन्विंस हो सके, उसे लगे कि यस। जैसे कई दफा आप सब आपको मैं क्यों चूज करूं, यहाँ तो सभी स्टूडेंट समान मेरे को देखने को मिल रहे हैं, सभी स्टूडेंट तो अच्छे हैं, मैं आपको क्यों चूज करूं? तो आप क्या बोलोगे? तो आप यही नहीं बोल सकते यस सर, यहाँ जितने स्टूडेंट है सब अच्छे हैं, लेकिन मैं अपने आप को इस पद के लिए अधिक उपयुक्त महसूस करता हूँ, पाता हूँ। तो एक तरीका हो सकता है। क्लियर है? तो ये है कि आप दूसरे को मतलब विन विन स्ट्रैटेजी लेके चलो, दूसरे पर वर्कआउट नहीं करो जिससे आपकी नेगेटिव एटीट्यूड दर्शाया जाता हो। ऐसा ना करके ना पॉजिटिव हो, है कि नहीं? जैसे एक दफा मुझे याद आ रहा कि पिछले बार मेरा एक स्टूडेंट है भवानी शंकर, इंटरव्यू देने के लिए गया था, और खुदा ना खास्ते उसके पहले उसका भाई गया हुआ था इंटरव्यू देने के लिए। तो जो राजवर्धन शर्मा का बोर्ड था, बोर्ड ने पहचान लिया इस पिताजी के नाम से कि आपके पहले जो स्टूडेंट गए वो तो लगता है। तो बोला हाँ सर, मेरे भाई थे। तो राजवर्धन शर्मा ऐसे मजाक से बोला था, अच्छा बताइए आप दोनों में से मैं किसे लूं? तो भवानी बोला कि सर मैं तो चाहूंगा कि दोनों को लो। बोला नहीं, दोनों ने एक बोलो, आप दोनों में से किसे ले? तो बोला सर मुझे ही लिया जाए। बोला क्यों? बोले सर वो तो सरकारी नौकरी में शिक्षक ऑलरेडी है, उसकी तो करियर सिक्योर है, लेकिन मैं अभी बेरोजगार हूँ, मुझे रोजगार की ज्यादा जरूरत है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट अच्छा आंसर लगा, तो बोर्ड ने उसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये मैं कहता हूँ कि वहां पर आप कैसे मैनेज करते हो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं? एक बार जो मेरे एक स्टूडेंट है अंजू, उससे इंटरव्यू देने के लिए गई थी, तो वो थोड़ा लेखन पठन पाठन पर उसकी रुचि थी। धार्मिक किताबों में पूछ लिया बोर्ड के आप सुंदरकांड पढ़िए? बोले हाँ पढ़िए। तो उसमें लिखा हुआ है कि पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, क्या नारी ताड़ना के अधिकारी होते? तो बोले नहीं नहीं सर, एक्चुअली अगर उसमें गौर किया जाए तो उसमें कॉमा नहीं लिखा दिया हुआ है, तो पशु नारी मतलब वो नारी जो पशुवत हो वो ताड़ना के अधिकारी, ना कि समग्र नारी। तो वही है कि आप थोड़ा सा मतलब कैसे बोर्ड को मैनेज कर लेते हैं आधा घंटा में के लिए, मैं अपने हिसाब से व्यवस्था को सुनिश्चित कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रहे ये एकेडमी की परीक्षा नहीं होगा, ये पूरी तरह आपके बुद्धि का परीक्षा होगा, ज्ञान का भी परीक्षा नहीं होगा। बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क है मेरे को बतलाओ? ज्ञान के देवी माँ सरस्वती है, बुद्धि के देवता गणेश है, दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब नॉलेज एट डिस्पोजल इज कॉल्ड विजडम, मतलब जो ज्ञान समय पर काम आ जाए वही बुद्धि।
है कि नहीं। ज्ञान तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन समय पर काम ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। समय पर जो ज्ञान काम आता है उसी को हम बुद्धि कहते हैं। क्लियर है? सॉरी, तो समझ में आया आपको? तो मोटा मोटी इस तरह का बहुत सारे मतलब बनते रहते हैं। वो आप मान के चलो कि आप वहां पर एक क्या कह सकते हो, रोल प्ले कर रहे हो। वैसे तो पूरे जीवन ही रोल है, लेकिन वहां पर एक खास रोल प्ले कर रहे हो जो बहुत ही अनडिफाइंड है, बहुत ही कंटेजेंट है, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है, और उसको अपने हिसाब से मैनेज करना है। लोग पूछते हैं कि सर ऑप्शनल से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि वो कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली होता है, जैसे आप देखो कि होटल, मतलब आप, मतलब सपोज कि आप होटल चलाते हो, तो आप जो प्रोडक्ट बनाते हो, कौन प्रोडक्ट बिकेगा, कैसे बिकेगा, कौन कितना का, वो तो सब परिस्थिति में आप एक अनुमान से ऐसा करते हो। हाँ, ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर लोग देते हैं, लेकिन ज्यादातर चलता फिरता क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, करंट रहता है। जैसे बिहार से हो तो कानून व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, फिर आपका इस शासन से रिलेटेड हो सकता है, फिर आपका कह सकते हैं कुछ कौन का अभी जो ऑनगोइंग इशू जो उस पर रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो जनरली वही सब क्वेश्चन वो पूछते हैं जो अप टू डेट है या करंट है या किसी तरीका से अभी चर्चा में बना हुआ है, या फिर हल्का फुल्का विषय से रिलेटेड। मैं बोला पब्लिक एड क्या है, पब्लिक एड लिया है आपने तो क्यों लिया, बताइए, ये विषय आपको कैसा योगदान देगा, है कि अगर आपको साधारण व्यक्ति को बतलाना पड़े तो ये सब रहने देता है। तो मैं पिछले क्लास में आपको संगठन के सिद्धांत वगैरह पर डिस्कस किया था। अच्छा बताओ, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क है, बता सकते हो? थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या फर्क है? तो बोलेगे थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर संगठन के संबंध में विभिन्न विचारधाराएं जो विकसित की गई है कालक्रम में, उनसे हमारा ताल्लुकात है, जैसे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत वगैरह वगैरह। और जहाँ प्रशासन के सिद्धांत की बात बोलते हैं, तो प्रशासन के सिद्धांत का मतलब होता है कि प्रशासन एक विज्ञान है, और जिस प्रकार विज्ञान के कुछ सिद्धांत होते हैं उसी प्रकार प्रशासन के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। ये मान्यता शास्त्रीय विचारकों का था, और लोग प्रशासन के विकास के दूसरे चरण यानी 1927 से 37 के जितने विचारक है, सब प्रशासन के सिद्धांतों को ढूंढने का प्रयास किया। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। चलो, साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को क्या क्या क्यों कहा? तो साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को कहावते और मुहावरे की संज्ञा दिया। उन्होंने कहा कि ये परस्पर विरोधी है, एक दूसरे को काटते हैं। बोले कुछ ऐसा उदाहरण दो जिससे लगे कि आदेश दोनों एक दूसरे को काटते हैं। यस, नियंत्रण विस्तार और आदेश की एकता काटते हैं। हमारे कार्य विभाजन और मतलब आदेश की एकता और विशिष्टीकरण का सिद्धांत काटते हैं। तो इसको काटते तो है, इसको कोई दो मत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग ये वर्कआउट करते हैं कि जैसे साइमन का प्रशासन में क्या योगदान है। तो आप बोलेगे साइमन ने निर्णय के क्षेत्र में योगदान दिया है, और निर्णय के क्षेत्र में उन्होंने प्रशासनिक मानव अवधारणा प्रतिपादित किया है। समझ रहे? यानी व्यवहार में व्यक्ति कैसे निर्णय लेता है, व्यवहार में एक व्यक्ति सीमाबद्ध विवेक संबंध व्यवहार करता है और संतोषजनक विकल्प का चयन करता है, उसी को साइमन प्रशासनिक मानव कहते हैं। फिर मतलब कार्यक्रमबद्ध निर्णय, गैर कार्यक्रमबद्ध निर्णय किसको कहते हैं? तो कार्यक्रमबद्ध निर्णय उसे निर्णय को कहते हैं जिसके बारे में पहले से जानकारी हो, समझ, जिसका हम पहले प्रोग्रामिंग कर सके। और गैर कार्यक्रमबद्ध निर्णय किसको कहते हैं? जिसके बारे में कोई भी तयशुदा नहीं है, जो जैसा देखा जाएगा परिस्थिति के हिसाब से होगा। एक हम लोग कहते हैं कट एंड ड्राई मेथड से करते हैं कार्यक्रम निर्णय को, कट एंड ड्राई मेथड से करते हैं, यानी पहले से तयशुदा विधि से करते हैं। और मतलब कह सकते हो जो अननोन प्रोग्राम डिसीजन को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं? तो कस्टम टेलर्ड मेथड से करते हैं। से अभी आपके कोई दोस्त का रोल किसी नौकरी हो जाती है तो क्या कहोगे? वक्त का तकाजा, उसको बधाई दो। अगर आपका कोई दोस्त है, उसके नानी गुजर गए तो क्या कहता है वक्त? कि उसको संतावना दो, संवेदना प्रकट करो। तो यही होता है कस्टम बाय टेलर्ड। जैसे मैंने ना कस्टम टेलर्ड मतलब जैसा रीति रिवाज है उसी हिसाब से कस्टम टेलर्ड मेथड कहते हैं। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। अच्छा, अभिनति और भ्रष्टाचार में क्या फर्क बता सकते हो आप? सर, अभिनति जानबूझ के नहीं होता है, ये अनजाने में अर्धचेतन अवस्था में होता है, जबकि भ्रष्टाचार जो होता है जानबूझ के होता है। हमारे बायसनेस इसको कहते हैं। बायसनेस हुआ जो जाने अनजाने में जो आपके अपने अंदर बैठा हुआ कोई बात है, पूर्वाग्रह या आपके व्यवहार को प्रभावित कर देता है, उसी को हम बायसनेस कहते हैं। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन।
अभी हम लोग और इसमें देख सकते हैं, जैसे साइमन का अगर मतलब वर्कआउट आएगा तो साइमन में जनरली प्रशासनिक आर्थिक मानव प्रशासनिक मानव में अंतर बदलाव। तो आर्थिक मानव शास्त्रीय विचारधारा पर आधारित है, जो जो माना जाता है कि भावात्मक परिप्रेक्ष्य में निर्णय करता है। माना जाता है कि उसे निर्णय के पहले वो मतलब सब चीज पहले से उपलब्ध रहता है और वह पूर्ण विवेक सम्मत व्यवहार का प्रयोग पूर्ण विवेक सम्मत व्यवहार करता है और सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है। लेकिन प्रशासनिक मानव व्यवहारवादी चिंतन पर आधारित है, जिसमें माना गया कि व्यवहार में निर्णय करते समय व्यक्ति को स्वयं सब कुछ करना होता है, कुछ भी उसे उपलब्ध नहीं रहता। उस परिस्थिति में वह पूर्ण विवेक सम्मत व्यवहार नहीं कर पाता और केवल सीमाबद्ध विवेक सम्मत व्यवहार करता और संतोषजनक विकल्प का चयन करता। देयर इज नो कंफ्यूजन। ये तो समझ में आ रहा है ना साइमन के बारे में? क्लियर है? तो साइमन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। प्रशासनिक मानव अवधारणा उन्होंने दिया, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। और मेरे को बतलाओ, यहाँ तो साइमन के बारे में बहुत कुछ और भी कुछ देख लेना, अगर कुछ नॉलेज में आता मेरे से आप पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे? फिर अभी हम लोग देख रहे हैं जो टॉपिक है नेता, जैसे मतलब प्रबंध, नेता और प्रधान में क्या क्या प्रबंधक, नेता और प्रधान में क्या फर्क होता है? मतलब तो प्रबंधक कहते हैं वह जो दूसरों से काम लेता है और उम्मीद कहते हैं कि वह सदैव काम को सही तरीका से करेगा, समझ रहे? नेता किसको कहते हैं? नेता वो होता है जिससे उम्मीद करते हैं कि सदैव सही काम करेगा। वह संगठन के शीर्ष पर होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, और संगठन में कहीं भी हो सकता है। और प्रधान किसको कहते हैं? संगठन के शीर्ष पर बैठा होता है, जो मैं करता है, जो अपने दूसरों को हाँक कर, दूसरों को डरा धमका कर किसी तरह में, उसको बॉस कहते हैं, तो अपना काम संपन्न करते उसको प्रधान कहते हैं। तो नेता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेता का जो हॉलमार्क है और क्या होता है? प्रभाव करना, वो प्रभावित करता है। तो महात्मा गांधी नेता थे क्योंकि दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करते थे, समझ रहे? तो उनमें बड़ा आकर्षण था कि जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता था बिल्कुल प्रभावित हो जाता था। ये एक बहुत बड़ा नेता का गुण होता है। क्लियर हुआ आपको? तो नेता और प्रधान में फर्क क्या है, नेता और प्रबंधक में फर्क क्या है, बतला सकते हैं आप? क्लियर है? अब बतलाओ, नेतृत्व का जो सिद्धांत होता है वो कितने तरह का सिद्धांत है? तो नेतृत्व का 3 प्रकार का सिद्धांत है। एक को हम लक्षणवादी सिद्धांत कहते हैं, दूसरे को व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं, और तीसरे को परिस्थितिवादी सिद्धांत कहते हैं। लक्षणवादी सिद्धांत कहता है कि नेता जन्मजात होते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत नेता का वास्तविक व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करता है कि नेता व्यवहार में क्या काम करता है, कैसा आचरण करता है। और परिस्थितिवादी सिद्धांत नेता को क्या मानता है? परिस्थिति का उपज मानता है कि नेता परिस्थितियों द्वारा बनाई और बिगाड़ी जाती है। क्लियर है? तो बहुत सारे घटक मिल जाते हैं तो नेतृत्व बन जाता है, वो चीज नहीं रहते हैं तो नेता नहीं बन पाता है। तो इसी पर यहाँ वर्कआउट किया गया। 3 तरह का विचारधारा नेतृत्व के संबंध में आया। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। और मेरे को बतला सकते हो अभिप्रेरण और मनोबल में फर्क क्या हुआ? अभिप्रेरण को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। वो होता है जैसे किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, किसी आवश्यकता पूर्ति के लिए कोई व्यक्ति इच्छावान होता है और सक्रिय होता है, तो इसको अभिप्रेरण कहते हैं। और मनोबल क्या कहते हैं? मनोबल हुआ आत्मबल हुआ, जो अपेक्षाकृत स्थायी अवधारणा है। एक दिन में मनोबल बनता नहीं है और एक दिन में मनोबल खत्म होता भी नहीं। बनने में बहुत टाइम लगता है और खत्म होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन वो जो होता है ना, मैं अक्सर बोलता हूँ कि मनोबल जो हुआ आपका मतलब कह सकते हो स्वप्रेरित, मतलब कह सकते हो स्वप्रेरित मतलब कह सकते हो गुण है, जो आपको खुद प्रेरणा देता है, जो आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगे रहने के लिए भी प्रेरित करते रहता है। इसलिए मनोबल हो गया जो अभिप्रेरण प्लस अभिवृत्ति। अभिप्रेरण का मतलब तो लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा, और अभिवृत्ति का अर्थ होता है मन स्थिति में बना रहना। यदि आपके अंदर लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा मन स्थिति में अस्तित्व बना हुआ है तो आपका मनोबल ऊंचा होगा। जैसे देखते होगे ना, क्रिकेट टीम में देखते हो, विश्व का कोई क्रिकेट टीम जो है बड़ा जुझारू माना जाता है कि उसमें लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा इतना ज्यादा होती है कि अंतिम बॉल तक वो प्रयास करता है। अब पहले भारतीय टीम को देखते हो, अब तो भारतीय टीम बहुत बदल गया। पहले भारतीय टीम का होता था पूरा का पूरा लगता था एक व्यक्ति पर निर्भर रहता था, वो आउट हुआ धड़ाधड़ सब आउट होके खत्म। क्लियर है? तो ये पहले होता था, लेकिन अभी तो था कम से कम मोदी जी के आगमन से हुआ, सबका मनोबल ऊंचा हुआ है। आर्मी का मनोबल ऊंचा हुआ है, प्रशासनिक अधिकारी का मनोबल ऊंचा हुआ है,
समझ रहे हैं, मतलब जो कह सकते हैं देश के नागरिक का मनोबल ऊंचा हुआ है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन यही है कि मनोबल जिसे एक दिन में न बनता है ना बिगड़ता है, ये टाइम लगता है, समझ रहे हैं। अपराधियों का मनोबल कम हो गया है, आतंकवादियों का मनोबल कम हो गया है, भ्रष्टाचारियों का मनोबल थोड़ा कम हुआ है, जमाखोरों का मनोबल कम हुआ है, तो ये सब तो कुछ है देखने को मिलता है वर्तमान। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं वर्चुअली, समझ आ गया आपको। तो फिर बताइए जैसे अभिप्रेरण में मैस्लो और हर्जबर्ग का क्या योगदान है। अगर आप मैस्लो के सिद्धांत को व्यवहार में लागू करना चाहें तो क्या करेंगे। तो मैस्लो बोलता है अपूर्ण आवश्यकता प्रेरण के लिए उत्तरदायी है, और उसने मनुष्य के आवश्यकता को 5 वर्गों में बांटा है, और जिसमें और उसे सोपान श्रृंखला में दर्शाया, जैसे आवश्यकता सोपान सिद्धांत कहते हैं। इस प्रतिमान को हम संगठन में लागू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि सामने वाले जो कर्मचारी है वह किस स्तर की आवश्यकता से प्रभावित है, और उसको वैसा ही पैकेज देकर उसको प्रभावित किया जा सकता है। क्लियर है। जैसे कोई आदमी आज ऑफिस ज्वाइन किया है, तो संभवतः उसकी सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता है, तो उसको हम वैसा ही पैकेज देंगे। कोई आदमी कल रिटायर कर रहा है, तो संभवतः उसकी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता सुरक्षा की आवश्यकता है, हम उसको वैसा ही पैकेज देंगे। जो मतलब हर्जबर्ग का प्रतिमान और साइमन का ये मैस्लो का प्रतिमान है, बेहतर कौन है। दोनों प्रतिमान अच्छा है, लेकिन प्रबंध में ज्यादा हर्जबर्ग वाला प्रतिमान ज्यादा फिट है, तो थोड़ा छोटा है और ज्यादा मतलब वस्तुनिष्ठ टाइप का है। उसमें होता है कि व्यक्ति 2 घटक से प्रभावित होते हैं, आरोग्य घटक और प्रेरक घटक। तो हमें पहचान करना है कि सामने वाला व्यक्ति किससे प्रभावित होने वाला है, और फिर उसको हम वैसा ही पैकेज दें। या फिर जब भी हम कभी कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना चाहे, तो आरोग्य कारक और अभिप्रेरक कारक दोनों का एक अच्छा ब्लेंड बनाए, ताकि एक तरफ असंतुष्टि को दूर करे और दूसरी तरफ संतुष्टि को बढ़ावे या निष्पादन को बढ़ाए। ऐसा पैकेज लेके हम काम करेंगे तो कर्मचारी ज्यादा अभिप्रेरित होंगे। क्लियर है। अब आपसे कोई पूछा जा सकता है सिद्धांत X और सिद्धांत Y क्या है। आप बतलाओगे सिद्धांत X और सिद्धांत Y मैकग्रेगर द्वारा डेवलप किया, डगलस मैकग्रेगर द्वारा 1960 में विकसित किया गया था। उनकी किताब आई थी द ह्यूमन साइड ऑफ एन एंटरप्राइज। इसमें उन्होंने ये दोनों सिद्धांत विकसित किया था। उनका मानना था कि मनुष्य जो है, मतलब जो संगठन जो होता है, अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों पर नियंत्रण के बारे में जो नजरिया रखता है, संगठन का स्वरूप वैसा ही हो जाता है। उन्होंने सिद्धांत X और सिद्धांत Y दो सिद्धांत विकसित, दो परस्पर विरोधी है। सिद्धांत X शास्त्रीय विचारधारा पर आधारित है, जिसे माना गया है कि व्यक्ति डरपोक होता है, दब्बू होता है, निस्तेज होता है, पहल नहीं करना चाहता, वह नेतृत्व के अधीन रहना चाहता है। समझ रहे, उसमें सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो वैसे व्यक्ति को डराकर, धमकाकर या पुरस्कार का आकर्षण देकर अभिप्रेरित किया जा सकता है। इसके विपरीत जो सिद्धांत Y है वह व्यवहारवादी चिंतन पर आधारित है। उसमें व्यक्ति को सकारात्मक अर्थ में लिया गया कि व्यक्ति सक्रिय होता है, वह व्यक्ति पहल करता होता है, व्यक्ति नेतृत्व करना चाहता है, वह काम करना वैसा ही महसूस करता है जैसे आनंद करना। समझ रहे, आनंद लेना, तो उसको आप सामाजिक मनोवैज्ञानिक तरीका से प्रेरित कर सकते हैं। समझ, जैसे आप देखते हो 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वह डरा कर धमका कर काम नहीं हो सकता, उनको आप समझा बुझा कर ज्यादा काम नहीं ले सकते हो। और कुछ लोग होते हैं जिनको आप डरा धमका के काम नहीं ले सकते, उनको समझा बुझा कर ही आप काम ले सकते हो। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। क्लियर। फिर अगर आपसे कोई पूछा जाता है, ठीक है, नेतृत्व का ABCD प्रतिमान क्या है, तो लिकट ने नेतृत्व का ABCD प्रतिमान विकसित किया है। A का अर्थ होता है शोषणकारी निरंकुश, B का अर्थ होता है परोपकारी निरंकुश, C का अर्थ होता है परामर्शी, और D का अर्थ होता है डेमोक्रेटिक, जिसे सहभागितापूर्ण भी कहते हैं। समझ रहे। तो जैसे इसमें सबसे बढ़िया नेतृत्व तो सहभागितापूर्ण है या लोकतांत्रिक है। हालांकि सब नेतृत्व के रूप अपने अपने परिप्रेक्ष्य में क्या होते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं, सब अपने अपने परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त है। लेकिन आमतौर पर लोकतांत्रिक नेतृत्व को, सहभागितापूर्ण नेतृत्व को सबसे बेहतर माना जाता है, ये कहा जा सकता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर और देखो, जो अभिप्रेरण हम लोग का, जो अभी हम लोग का प्रशासनिक व्यवहार टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवहार में हम लोग, प्रशासनिक व्यवहार पर एक बार BPSC में पूरा नोट ही आ गया था, प्रशासनिक व्यवहार पर नोट लिखो।
तो प्रशासनिक व्यवहार पर नोट क्या लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो प्रशासनिक व्यवहार पर जब बात आई तो यहाँ पर दो बात है, प्रशासनिक व्यवहार तो नहीं, लेकिन उसका जो अंग्रेजी संस्करण है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, एक किताब का नाम है जिसे साइमन ने लिखा था, क्लियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किताब का नाम है। और प्रशासनिक व्यवहार सिलेबस में एक पार्ट को कहते हैं, जैसे हम प्रशासन के विभिन्न व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जिसमें नेतृत्व, निर्णय, संचार, अभिप्रेरण, मनोबल इत्यादि का अध्ययन होता है। यह संगठन में महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है, समझ रहे हैं, इन पर पूरा का पूरा संगठन निर्भर करता है। जैसे आप कह सकते हो निर्णय को प्रशासन का हृदय कह सकते हो, नेतृत्व को प्रबंध का नर्व सिस्टम कह सकते हो, संचार को संगठन का रक्तधारा कह सकते हो, अभिप्रेरण को ऊर्जा कह सकते हो, ईंधन कह सकते हो, अभिप्रेरण को और मनोबल को स्वास्थ्य कह सकते हो, आरोग्य घटक कह सकते हो, जो कर्मचारी को मतलब विषम परिस्थिति में भी कार्य पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है। अभी देखो ना, अभी आप लोग जो तैयारी कर रहे हो कितनी दिक्कत होगी, बहुत सारे स्टूडेंट को खाने का व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की समस्या है, हमारे तरह तरह का अनिश्चितता, इसके बावजूद भी आप अपने काम पे लगे हुए हो। तो कौन सा घटक आपको यहाँ पर आपको प्रेरित कर रहा है? या फिर चलो कारगिल में या फिर ऐसे जगह जहाँ पर इतना टेम्परेचर है, जहाँ पर आदमी समान परिस्थिति में रह नहीं सकता, वहां पर भी लोग जूझ रहे हैं देश की रक्षा के लिए, तो उनका मनोबल बहुत ऊंचा है। समझ, अभी आप देखते हो कि पिछले दिनों टीवी पर देखते तो सचिन तेंदुलकर एक बहुत बढ़िया ऐड दे रहा होता है कि आप भी जब भी कभी कोरोना वॉरियर यानी डॉक्टर, मतलब सुरक्षा कर, स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य सफाई कर्मी, पुलिस बल वगैरह जो आज कोरोना महामारी से डट कर सामना कर रहे, उनको देखे तो उनका सम्मान दे, उन्हें इज्जत दे, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा, उनसे वह बेहतर ढंग से काम करेंगे। समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज के तारीख में होता है। मतलब कैसे, तो मोरल इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर मोरल खो जाएगा ना तो फिर बचेगा कुछ नहीं। अलेक्जेंडर वो क्या कहते, नेपोलियन क्या कहता था, युद्ध के मैदान में 3/4 हिस्सा अकेला मनोबल होता है, और 1/4 हिस्सा में ही शस्त्र के सैनिकों की संख्या या फिर कह सकते हो प्रशिक्षण, अस्त्र शस्त्र वगैरह आता है। ठीक है ना। अभी आप देखो जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, मनोबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोबल अगर टूट गया, गिर गया, तो फिर आप थक जाओगे, हार जाओगे, फिर आप बैकफिट हो जाओगे, फिर आगे जूझ नहीं पाओगे। तो मनोबल के कारण ही देखते हो विश्व विजेता सिकंदर विश्व का विजय पर निकल पड़ा, मतलब इतना उनमें मनोबल ऊंचा था। सो दिस इज बेसिक पॉइंट, क्लियर है? तो समझ में आया आपको? तो मनोबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तो बोलता हूँ पूरा प्रबंध का सार वही है कि हम किसी भी तरीका से अगर अपने टीम का मनोबल ऊंचा कर दे तो आप समझ लो नेतृत्व का जीवन सार्थक हो गया। नेतृत्व का जीवन क्या है? नेतृत्व का जीवन खुद अपने काम करना नहीं, बल्कि अपनी टीम को प्रेरित करना है, चाहो आप तो एकदम मैक्सिमम कर देना है। तो अगर आप नेता का नेतृत्व कर रहे हैं और आपके साथ टीम आपका काम कर रहा है, तो आपका टीम का मनोबल अगर ऊंचा हो जाए, उनका ये प्रेरण ऊंचा है, आपका नेतृत्व का सार्थकता सिद्ध हो गई। अब आप रिलैक्स करो, समझ रहे हैं, वो सब अपने कर लेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो संचार, अभिप्रेरण वगैरह समझ में आया आपको? तो संचार में ग्रेपवाइन किसको कहते बता सकते हो? तो ग्रेपवाइन अनौपचारिक संचार को कहते हैं। समझ रहे? ग्रेपवाइन किसको कहते हैं? अनौपचारिक संचार को कहते हैं, जैसे जनप्रवाह भी कहते हैं। जो जैसे जब भी आदमी जमा होगा तो अनौपचारिक संचार तो बनना है, वो आदमी का जन्मसिद्ध अधिकार, आप उसको रोक नहीं सकते हो। अनुसार क्या है, उसको आप डराकर धमकाकर अपने हिसाब से मैनेज नहीं कर सकते हो, वो आएगा ही आएगा। समझ रहे हैं? तो उस परिस्थिति में ना इसको कहते हैं ना अनौपचारिक संचार को न छुपाया सकता है, ना बास्केट में दबाया सकता है। या आप इधर से काटोगे तो उधर से निकलेगा, इधर से दबाओगे तो उधर से निकलेगा, इधर से मोड़ोगे तो उधर से निकलेगा। तो दिस इज बेसिक। ठीक उसी प्रकार जैसे रिमोट चैनल टीवी पर रिमोट से आप एक चैनल से दूसरे चैनल घूमते रहते हैं ना, उसी प्रकार अनौपचारिक संचार को आप रोक नहीं सकते। क्लियर है? अरे बदलाव औपचारिक नेता और अनौपचारिक नेता में क्या फर्क होता है? जो विधिवत तरीका से बनता है औपचारिक नेता हो गया, और जो व्यवहारिक रूप से काम कर रहा होता है अनौपचारिक नेता होता है। जैसे आप देखते हो कई दफा सरकार में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब होते हैं, लेकिन देखते हो नेतृत्व किसी और के पास होता है, तो अनौपचारिक नेतृत्व हो गया। जैसे यूपीए गवर्नमेंट जो था पिछले बार, तो उसमें क्या था,
सोनिया गांधी के हाथ में नेतृत्व था, जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। तो कहा जा सकता है कि मनमोहन सिंह ने औपचारिक नेता हो गए और सोनिया गांधी ने औपचारिक नेता हो गए। तो इस तरह होता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? मेरे आगे बढ़े हम लोग। फिर अभी आप मेरे को बतलाओ, इसमें संचार में औपचारिक संचार अनौपचारिक संचार किसको कहते हैं? तो औपचारिक संचार कह सकते हो कि मतलब वह जो प्राधिकृत ढंग से काम करता है उसको औपचारिक संचार कहते हैं, और जो व्यवहारिक रूप से काम करता है अनौपचारिक संचार कहते हैं। जैसे देखते हो जो औपचारिक माध्यम से चलता है, जैसे आप देखते हो टीवी पर, सोशल मीडिया का अनौपचारिक संचार कर सकते हो, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ, प्रेस मीडिया हुआ, ये सब औपचारिक संचार है। कई दफा तो आप देखते हो सरकार का अपना चैनल होता है, उसके माध्यम से वो देते हैं, अपना प्रेस ब्यूरो होता है, उसका औपचारिक संचार। पिछले दिनों आपने देखा होगा कोरोना महामारी में निपटने के लिए भारत सरकार अपना डेस्क बना रखी थी, जिसमें गृह मंत्रालय के अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, और विदेश मंत्रालय के अधिकारी सब बैठते थे और सब अपडेट इंफॉर्मेशन देते थे, ताकि जनता लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल सके क्या वस्तु स्थिति अभी है। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट जो आपको वर्कआउट। क्लियर? देयर इज नो कंफ्यूजन। अभी जो आप ऐसा बोलो, मेरे को अचानक याद आ गया कि पिछले दिनों कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो सरकार ने जो रणनीति बनाए थे, वो रणनीति तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा ही था। यही कारण था कि कोरोना का जो दर था बहुत कम था, बहुत तेज दर से बढ़ रहा था। लेकिन पिछले दिनों जब से अनलॉक हुआ है या फिर अर्थव्यवस्था को खोलने का प्रयास किया गया, उससे बहुत तेजी से बढ़ा। तो मैं अपने राज्य बिहार के संदर्भ में जब पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो बड़ा मुझे कभी कभी क्षोभ होता है कि क्यों हम लोग अच्छी चीजों को क्यों नहीं अपनाते हैं, कुछ नवाचार। पिछले दिनों आपने देखा होगा लॉकडाउन के दिनों में हमें काफी समय मिला था, जिससे हम अपने व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते थे, अपने स्वास्थ्य सेवा को प्रभावी बना सकते थे, जानते हुए कि कोरोना महामारी बहुत ही भयावह है, इसका कोई उपाय नहीं है। हमने इस विषय पर कोई सूद नहीं लिया, कोई प्रयास नहीं कि आज भी कोई ऐसा वस्तु देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं बिहार सरकार भी कुछ इसी तरह डेस्क बना ले कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी, समझ रहे हैं, वित्त मंत्रालय के कर्मचारी, सब लोग एक जगह जो मतलब औपचारिक रूप से अवेलेबल हो, और इससे कैसे निपटना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके बारे में पूरी तरह से मिलकर टीम जैसा काम करे। इससे लोगों का ही मनोबल ऊंचा होगा, और जो सरकार प्रयास करे उसका एक सही लाभ भी मिलेगा। अदरवाइज सरकार कर भी रही है और उसका कोई वांछित परिणाम भी नहीं मिले, ग्राउंड रियलिटी पर आते आते सब खत्म हो जाता है सोशल मीडिया पे, और उसका मजाक उड़ाते रहता है। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना स्मार्ट वे टू मैनेज थिंग्स आज के तारीख में ना बहुत जरूरी हो गया है। आप जिस युग में जीते हो वो ई गवर्नेंस का युग है। इसमें आप पुराने तौर तरीका से काम करोगे तो नोटिस नहीं किए जाओगे, आपको स्मार्ट तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे, तभी आप बेहतर ढंग से काम करोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बतलाओ मेरे को। चलो ठीक है। और मेरे को यहाँ बतलाओ, यहाँ पर जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रशासनिक व्यवहार में, जिसमें संचार के बारे में बताया कि ग्रेवाइन किसको कहते हैं, औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार किसको कहते हैं। फिर मैंने बतलाया नेतृत्व में प्रशासन मतलब औपचारिक नेता किसको, अनौपचारिक नेता किसको कहते हैं, ABCD वगैरह क्या है, समझ रहे हैं, नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांत क्या है। फिर प्रेरण के बारे में बतलाया कि मैस्लो क्या है, हर्जबर्ग क्या है, लिकट थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड के बारे में जानते हो? व्हाट इज थ्योरी जेड? थ्योरी जेड के बारे में मतलब, थ्योरी जेड जो है वो डेवलप किया है जर्मन विचारक विलियम ऑची द्वारा, अल्फ्रेड जॉगर और विलियम ऑची द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें कहता है कि प्रेरण जो होता है ना, वो आपके इन्वॉल्वमेंट पर निर्भर करता है। आप किसी विषय में कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो, उतना ही अभिप्रेरण आपका ऊंचा होता है, समझ रहे हैं। तो फिर अभिप्रेरण को बढ़ाने के लिए ये किस पर निर्भर करता है इन्वॉल्वमेंट? तो इन्वॉल्वमेंट 3 चीज पर निर्भर करता है। आप उसके प्रति कितने आत्मीय हो, आपको उस पर कितना विश्वास है, और आपको उसके बारे में कितना मर्म ज्ञान है। ये 3 चीज, मर्मज्ञता, आत्मीयता और विश्वास मतलब आस्था, इन्हीं तीनों चीजों पर संलग्नता निर्भर करता है, और संलग्नता पर अभिप्रेरण निर्भर करता है। तो जापान में ये व्यवस्था की जाती है, कर्मचारी को, या मल्टीनेशनल कंपनी में देखते हो कर्मचारी को इतना इन्वॉल्व रखा था कि उसको बाकी चीज सोचने का मौका ही नहीं दिया था, ताकि वह
हमेशा ही प्रेरित रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे इसका खासतौर पर लोक प्रशासन में बड़ा अभाव देखने को मिलता है। कर्मचारी प्रेरित नहीं रहते, जैसा लग रहा है खाना पूर्ति कर रहे हैं, जैसा लग रहा है रस्म अदा कर रहे हैं, उनमें टीम के मतलब प्रेरण का अभाव रहता है। ये संभवतः नेतृत्व के पक्ष में कुछ कमी है, वो उनमें वैसा ऊर्जा, वैसा मतलब भावना का संचार नहीं कर पाते जैसा होना चाहिए। जैसा मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर्स में हो रहे हैं, ये देखने को मिलता है। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। क्लियर? अभी हम लोग देख सकते हैं, मेरे को बतला सकते हो आप विभाग और मंत्रालय में क्या फर्क है? तो बोले विभाग तो बड़ी पुराना अवधारणा, आज नहीं बल्कि हजारों वर्ष पहले भी विभाग हुआ करता था। वैदिक काल में भी विभाग का उल्लेख मिलता है। मंत्रालय तो नया अवधारणा है, जब से राजनीतिक व्यवस्था, लोक प्रशासन वगैरह आया। भारत में ले लो, भारत में विभाग वैदिक काल से, और मंत्रालय भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के थोड़ा दिन पहले आया होगा। 1937 में जो कह सकते हो, जो प्रांतों में स्वायत्त ये लागू हुआ, स्वायत्ता दी गई, चुनाव कराया गया। फिर 1946 में अंतरिम सरकार बनी, या फिर 1900 मतलब कह सकते 23-24 में प्रांतों में जो सरकार बनी, तब पहली बार मंत्री जी का अस्तित्व भारत में देखने को मिला। लेकिन विभाग तो बहुत पहले से। क्लियर है? तो बोला कि विभाग एक प्रशासनिक अवधारणा है, मंत्रालय एक राजनीतिक अवधारणा है। एक विभाग का स्थापना कार्यकुशलता में वैधता के लिए किया जाता है। मंत्रालय की स्थापना राजनीतिक वोट के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। एक मंत्रालय में बहुत सारे विभाग होते हैं, लेकिन कई दफा एक विभाग होता है, कई दफा तो बिना विभाग का ही मंत्रालय होता है। क्लियर है? जैसे विभाग का राजनीतिक प्रधानमंत्री होता है, प्रशासनिक प्रधान सचिव होता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? विभाग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब में चलता है, लेकिन मंत्रालय केवल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। क्लियर है? ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। लोक प्रशासन में मंत्रालय देखने को मिलेगा, जैसे भारत में, पंजाब, पाकिस्तान में, अमेरिका में सब जगह देखने को मिलेगा। बिहार में मेरे को बदलो, सूत्र और मंत्रणा में क्या अंतर है? तो जो प्राथमिक कार्यों को करता है उसे सूत्र संगठन कहते हैं। जो द्वितीयक कार्य को करता है, संस्थागत कार्य को करता है, उसे मंत्रणा कहते हैं। जो परामर्श देता है उसको मंत्रणा कहते हैं। जो सेवा देता है उसे सहायक कहते हैं। समझ रहे? किसने कहा कि मंत्रणा मुख्य कार्यपालक के व्यक्तित्व का विस्तार है? तो बदलाव हो गया। ये मुनि ने कहा था कि मंत्रणा जो होता है मुख्य कार्यपालक के व्यक्तित्व का विस्तार है, अर्थात अधिक आंख, अधिक कान, अधिक हाथ है, जो योजना बनाने और लागू करने में क्या करता है, उसे मदद करता है। ये बतला सकते हो आप वहां पे? तो सूत्र मंत्रणा के बारे में बतला सकते हो। अच्छा, मतलब विभाग के 4P सिद्धांत किसने दिया है? बोले लूथर गुलिक ने दिया है। तो लूथर गुलिक ने विभाग 4P सिद्धांत विकसित किया। जैसे 4P का मतलब होता है पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। यानी सरकार में जितने विभागें बनती है, इन्हीं चारों आधार पर बनती है। और इसमें सबसे पॉपुलर आधार है उद्देश्य। ज्यादातर विभाग और मंत्रालय उद्देश्य के आधार बनता है, जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ विधि आधार पर भी बनता है, जैसे नियोजन विभाग हुआ। फिर कुछ व्यक्ति के आधार पर बनता है, जैसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हुआ। कुछ स्थान के आधार पर बनता है, जैसे विदेश विभाग हुआ, या उत्तर पूर्वी भारत विभाग हुआ। समझ रहे? इस तरह से। क्लियर है? तो लेकिन ज्यादातर उद्देश्य के आधार पर विभाग बनता है। क्लियर? अब मेरे को मतलब 4P समझ में आ गया। बड़ा जब लूथर गुलिक का नाम आता है तो पोस्ट कोड की बात आती है। वैसे तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि पोस्ट कोड बहुत ही बेसिक चीज है, और मैं तो इसको बोलता हूँ पब्लिकेट का अल्फाबेट से। अगर कोई स्टूडेंट को पोस्ट कोड नहीं आता तो पब्लिकेट क्यों पढ़ा है? बेकार विषय को भी शर्मसार कर रहा है। समझ रहे हैं? तो पोस्ट कोड का मतलब क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बस्टिंग। जो एक प्रबंधक के कार्य को कहते हैं, कार्यपालक के कार्य को कहते हैं। मैं पिछले बार क्लास ले रहा था, एक बच्चे ने मेरे को बतलाया था कि सर बाद में लूथर गुलिक ने इसमें पोस्ट कोर ई जोड़ दिया था, जिसका ई का मतलब मूल्यांकन होता है। सर पोस्ट कोर कर दिया था, POSTCORB, ई का मतलब मूल्यांकन। लेकिन मैं और भी बहुत सारा किताब देखा, फिर मिला नहीं। तो फिर जब ऐसा चीज नहीं बोलना चाहिए जिसमें कंफ्यूजन हो। जो चीज पूरी तरह एस्टैब्लिश हो, जिसमें पूरी एक मत हो, वही चीज बोलिए। अदरवाइज फिर अनावश्यक रूप से आप उलझ जाएंगे उसमें।
समझ। लेकिन किसी ने मेरे को बतलाया था, मैं किताब में देखा भी, लेकिन वो किताब ऐसा बहुत प्रमाणित नहीं है कि उसको आप मतलब कोट कर सकते हैं इस तरह से। और फिर अभी नया नया तो इतना किताबें आते रहती, तो उसमें तो उसको जगह मिलना चाहिए था ना, नया किताब में तो उसका कोई जगह नहीं है। ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात मेरे को और भी समझ आया, कार्यपालक मूल्यांकन कार्य नहीं करता है। मूल्यांकन कार्य तो क्रियान्वयन के बाद होता है, समझ रहे। वह न्यायपालिका, संसदीय समिति और उसके लिए अलग से अभिकरण होते हैं। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो आप बतला सकते हो। अगर एक एक लाइन में सब आपसे पूछो तो बतला देना। निर्णय को परिभाषित करो तो बोलना विभिन्न विकल्पों का बीच एक उपयुक्त विकल्प का चयन करना। निर्णय का नेतृत्व क्या मतलब क्या होता है, वह गुण अथवा गुणों का योग जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है। फिर आपको बतलाना होगा, अगर आपसे कोई पूछ दे कि संचार किसे कहते हैं, तो कहना, सुनना और दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कहना, सुनना और समझना, यानी किसी विचार पर अगर साझा समझ स्थापित होता है। अभिप्रेरण किसको कहते हैं, अभिप्रेरक मानसिक प्रक्रिया जिसमें किसी व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति अथवा उद्देश्य प्राप्ति के लिए इच्छावान और सक्रिय होता है। मनोबल किसको कहते हैं, वह व्यक्ति का अंतर्निहित संपत्ति है जिसके द्वारा, जिसके वजह से क्या होता है, वह किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सचेत सक्रिय रहता है, सजग रहता है हमेशा। मतलब कह सकते हो विषम परिस्थिति में भी वो सजग और सजीव बना रहता है, और मतलब निराशा, अवसाद इत्यादि को दूर रखता है और लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मैं बताऊं मनोबल ही था। लेकिन सबसे दिक्कत क्या है, मनोबल पर ज्यादा वर्क नहीं होता। ज्यादातर किताबों में देखोगे मनोबल पर 2 लाइन, 2 पेज, 1 पेज से ज्यादा रहता नहीं है। यूपीएससी में ज्यादा क्वेश्चन मनोबल पर नहीं आता, ज्यादातर क्वेश्चन है प्रेरण पर आएगा, संचार पर आएगा, नेतृत्व पे आएगा। लेकिन लॉन्ग रन में मुझे लगता है कि इसी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए मनोबल को वर्कआउट करना जरूरी है। और वो अगर बन गया तो फिर तो क्या बहुत बेहतर ढंग से संगठन काम करेगा। क्लियर है, सो दिस इज बेसिक पॉइंट। फिर अभी हम लोग देखते हैं कि मतलब निगम और कंपनी में अंतर क्या है। निगम और कंपनी में क्या अंतर हुआ, तो निगम जो होता है संसदीय अधिनियम से बना, और कंपनी कौन हुआ, जो कार्यकारी आदेश से बना, कंपनी पंजीकरण अधिनियम के तहत बना, उसको हम लोग कहते हैं भारतीय कंपनी अधिनियम है ना, उसके तहत 1956 पे 2000 मतलब 2003 में संशोधन हुआ, फिर बाद में भी संशोधन हुआ 18 या 19 में। तो उसको लेके बतला सकते हो कि सरकारी कंपनी किसको कहा गया। तो सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी में फर्क क्या हुआ, मतलब सरकार द्वारा स्थापित किया गया कंपनी, सरकारी कंपनी सेल हुआ, गेल हुआ, और प्राइवेट कंपनी कौन हुआ, टाटा हुआ, रिलायंस हुआ, वगैरह वगैरह। मल्टीनेशनल कंपनी वह कंपनी जिसका 2-4 देशों में, बहुत सारे देशों में व्यापार फैला, उसको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। क्लियर है, तो ये सब आपको बतलाना पड़ेगा, ये सब बहुत कॉमन चीज है। मतलब और मेरे बोर्ड और आयोग में फर्क क्या हुआ, तो मतलब बोर्ड में सब फैसले सामूहिक रूप से ले जाएंगे, चाहे वो मामूली फैसले हो या महत्वपूर्ण फैसले हो। और आयोग में क्या होगा, केवल महत्वपूर्ण फैसला सामूहिक रूप से लिया जाएगा, और गैर महत्वपूर्ण फैसला व्यक्तिगत रूप से लिया सकता है। मतलब औपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन में क्या फर्क हुआ, तो औपचारिक संगठन हुआ जो विधिवत तरीका से बनाया गया है, हमारे नियोजित तरीके से मंत्रालय विभाग हुआ। और अनौपचारिक संगठन का जो अपने आप बना, जो गुट हुआ, लॉबी हुआ, दल हुआ, जो औपचारिक संगठन में आप देखते हो उसको अनौपचारिक संगठन कहते हैं। चलिए, अनौपचारिक संगठन के बारे में पहली जानकारी कब मिली, तो हाथरस परीक्षण के दौरान मिली। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। फिर आप बतलाओगे, अभी हम लोग संगठन के बारे में जितना भी इससे क्वेश्चन बनता है उसी को हम लोग यहाँ वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा, बतलाओ ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम और नेटवर्क में क्या फर्क है। वेरी गुड। संगठन, प्रणाली और नेटवर्क में फर्क क्या हुआ, तो संगठन हुआ जो स्टैटिक रूप में या डायनेमिक रूप में ही, लेकिन नॉर्मल रूप में संगठन हुआ। समूह का औपचारिक रूप संगठन कहलाएगा। संगठन का स्वाभाविक रूप प्रणाली कहलाएगा, जो चलायमान हो, अपने आप चलते रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रणाली कहते हैं। और विभिन्न प्रणालियों का समूह क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। जो आप आईटी क्षेत्र में देखते हो, एक नेटवर्क, एक सिस्टम नहीं है, बहुत सारे सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। जो बड़ा आज के तारीख में इम्पोर्टेंट हो गया। तो मैं अगर बोलूँ आज हम संगठन के युग में नहीं जीते हैं, आज हम प्रणाली के युग में भी नहीं जीते,
बल्कि हम नेटवर्क के युग में जीते हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। सब नेटवर्क है, इसका नेटवर्क अलग, उसका नेटवर्क अलग, उसका नेटवर्क अलग, और फिर सब अपने अपने हिसाब से काम करते रहता है। और आप उसी में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश किए हुए अपना जी महानगर का जीवन और देखो जैसे अमेरिका या फिर जैसे दिल्ली, जो बड़े बड़े देश के राजधानी का जीवन एक ले लो, फिर राज्यों के राजधानी का जीवन ले लो, फिर शहरों या गांव के जीवन ले लो, कितना फर्क होता है। बिल्कुल। तो आप देखोगे कि जो शहर या कस्बा का जो जीवन है वो संगठन वाला जीवन है। फिर आप कह सकते हो जो महानगर का जीवन है वो प्रणाली वाला जीवन है। और फिर जो बड़े सुपर महानगर टाइप का हुआ वो क्या होगा, आपका नेटवर्क वाला संगठन का युग है। जैसे एक नेट में बहुत सारा नेटवर्क जो होता है वो काम एक साथ कर रहा होता है। क्लियर है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। अभी हम लोग संगठन में और देख सकते हो कि वर्चुअली ब्यूरो और बोर्ड में फर्क क्या हुआ। तो संगठन का प्रधान यदि एक व्यक्ति उसको ब्यूरो कहेंगे, और संगठन का प्रधान एक व्यक्तियों का समूह तो उसको बोर्ड कहेंगे। समझ रहे हैं? जैसे क्या है, यूपीएससी क्या है, बोर्ड हुआ, सीबीआई क्या हुआ, ब्यूरो हुआ, है कि नहीं। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। अब वाला ट्रिपल पी क्या है, तो ट्रिपल पी है सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का मतलब एक साझा उपक्रम है, जिसमें दोनों पूंजी, तकनीकी, जवाबदेही इत्यादि का साझा करते हैं और मिलकर काम करते हैं। ठीक है, आप बतला सकते हो सूत्र संगठन के कौन कौन उदाहरण है। तो सूत्र संगठन के विभाग हुए, निगम हुए, सरकारी कंपनी हुआ, स्वतंत्र नियामकीय आयोग हुआ और ट्रिपल पी हुआ। स्वतंत्र नियामकीय आयोग किसको कहते हैं, तो स्वतंत्र नियामकीय आयोग अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिका में एक अलग तरह का संगठन है जो अमेरिकी राष्ट्रपति और कार्यपालिका से भिन्न है, तो उसी को स्वतंत्र नियामकीय आयोग कहा जाता है। उसी के तहत पर भारत में थोड़ा बहुत एक आध संगठन मिलता है, इसको सेबी कह सकते हो, इरिडा कह सकते हो, ट्राई कह सकते हो। ये सब नियामकीय अभिकरण है, स्वतंत्र तो नहीं है लेकिन नियामकीय अभिकरण है ये सब, जो भारत में देखने को मिलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। फिर आप मेरे को बोला संगठन में जितना भी हम लोग टॉपिक उसको जरा वर्कआउट कर लेना चाह रहे, ताकि आपको संगठन से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? संगठन में और मतलब इंट्रोपी किसको कहते हैं, बदलाव, तो बोला इंट्रोपी आत्मनाश की प्रवृत्ति को कहते हैं, कि जो प्रणाली के रूप में जो संगठन होता है उसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है, आत्मनाश की, यानी धीरे धीरे वो क्या होता है, विखंडन की ओर मूव करते चल रहा है, अनुभव समाप्त हो जाता है, उसी को हम लोग आत्मनाश की प्रवृत्ति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी तरह का। ठीक है, तो चलो हम लोग जरा कार्मिक प्रशासन में हल्का फुल्का वर्कआउट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। कार्मिक प्रशासन में ज्यादातर यूपीएससी बीपीएससी में क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। समझ रहे? कार्मिक प्रशासन को हम लोग पहले लोग कर्मचारी कल्याण प्रशासन कहते थे, श्रम कल्याण प्रशासन कहते थे, फिर कार्मिक प्रशासन कहने लगे, और आजकल इसका नाम बदल के मानव संसाधन विभाग हो गया। समझ रहे हैं? मानव संसाधन प्रशासन प्रबंधन हो गया है, HRM। पहले क्या नाम था इसका, कार्मिक, और उसके पहले क्या नाम था, श्रम कल्याण। पहले हम कर्मचारी को लायबिलिटी समझते थे, उसके कल्याण पर वर्कआउट करते थे, फिर उस पर हम डेवलपमेंट पर वर्क करने, आज तो हम लोग उस पर कह सकते हैं रेसेट मानते हैं, एम्पावरमेंट पर वर्क करते हैं। तो कार्मिक मानव संसाधन प्रबंधन विभाग आज के तरीके बड़ा HR कहलाता है। मेरे कर्मचारी को संप्रभु घटक क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने संसाधन संगठन में होते हैं सब एक तरफ है, और कर्मचारी अकेले होता है, वो सर्वाधिक संभावनापूर्ण है, सर्वाधिक कह सकते हो सशक्त होता है, वह दूसरे सभी संसाधनों का इस्तेमाल करता है और संगठन को मनोवांछित दिशा प्रदान कर सकता है। इसलिए कर्मचारी को संप्रभु घटक कहा गया। क्लियर है? देयर इज नो कन्फ्यूजन। क्लियर है? लोक सेवा को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, तो प्राइमरी लोक सेवा को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, पद वर्गीकरण और दर्जा वर्गीकरण। भारत में दर्जा वर्गीकरण है और अमेरिका में पद वर्गीकरण है। यदि पद के अनुसार कर्मचारी को श्रृंखलाबद्ध किया जाता है तो उसको पद वर्गीकरण कहते हैं, और अगर कर्मचारी के व्यक्तिगत दर्जा के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है तो उसको दर्जा वर्गीकरण कहते हैं। समझ रहे? जैसे भारत में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के आधार पर कर्मचारी वर्गीकृत किए जाते हैं। क्या काम करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, किस क्लास के सदस्य इंपॉर्टेंट है। और उसी प्रकार पद वर्गीकरण में क्या होता है
कि पद के अनुसार कर्म, ऊंच वाले पद को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, क्या योग्यता वो भी मतलब नहीं है। पद, आप किस पद पर, ये इम्पोर्टेंट। क्लियर है। एक में कार्य वर्गीकृत होता है, एक में कर्मचारी वर्गीकृत होता है, दोनों अपने अपने हिसाब से ठीक है। अच्छा बदलाव, नौकरशाही, लोक सेवा और जन सेवा में क्या फर्क हुआ? तो नौकरशाही तो व्यापक अवधारणा है जो कहीं भी सामूहिक क्रियाकलाप के लिए इस्तेमाल होता है। लोक सेवा, लोक प्रशासन के अधीन जो असैनिक क्षमता में कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उसको हम लोग लोक सेवा कहते हैं, जो असैनिक क्षमता में थे। और जन सेवा, लोक प्रशासन में जनता से जुड़े हुए, जनता के सेवा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जिसमें लोक सेवक के अलावा MP, MLA, मिनिस्टर कर सकते हो, आर्मी ऑफिसर, PSU, जितने लोग लोक प्रशासन से जुड़े हुए हैं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, जन सेवक कर सकते हैं। समझ रहे हैं। जैसे आप देखते हो UPSC एग्जाम दे रहे हो, देते हो कि नहीं? आप एग्जाम देते हो UPSC या सिविल सर्विस एग्जाम, आपका एग्जाम का नाम है सिविल सर्विस एग्जाम, लेकिन जो आपका एग्जाम लेने वाला एजेंसी उसका नाम है BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका नाम बिहार सिविल सर्विस कमीशन क्यों नहीं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों है? या UPSC का उत्तर क्यों कहलाता है? क्योंकि यह जो है केवल असैनिक कर्मचारी का न्यायिक सेवा का अधिकार नियुक्ति करता है, और UPSC तो प्रतिरक्षा का भी करता है। तो प्रतिरक्षा और न्यायिक सेवा सिविल में नहीं आते, समझ, उनका अलग व्यवस्था है। समझ, तो इसमें शॉर्ट शब्द होता है, शब्द होता है, इसमें सब कोई आ सकता है। आर्मी भी आ जाएगा, सिविल भी आ जाएगा, जजेस भी आ जाएंगे और सब भी आ जाएगा। सो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन रेदर देन सिविल सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? और मेरे को मतलब क्लियर? तो दिस इज बेसिक पॉइंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट। भर्ती और जैसे भर्ती चयन वगैरह में क्या फर्क है मतलब? तो भर्ती एक व्यापक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य होता है योग्य कर्मचारी को प्राप्त करना। जैसे विज्ञापन देना होता है, एग्जाम लेना होता है, चयन करना होता है, समझ रहे हैं, नियुक्त करना होता है। तो ये सब उसका स्टेज हुआ, भर्ती का स्टेज हुआ, नियुक्ति, चयन इत्यादि। क्लियर? मतलब भर्ती का कौन कौन सा विधि है? दो विधि है, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जो एग्जाम के माध्यम से होता है, और अप्रत्यक्ष विधि जो पदोन्नति के माध्यम से होता है। फिर बता सकते हो लेटरल एंट्री व्यवस्था क्या होता है? तो इसमें बोला कि जो संगठन में कर्मचारी अवेलेबल नहीं होते हैं और प्राइवेट सेक्टर से जो कर्मचारी को लेते हैं उसको लेटरल एंट्री कहते हैं। जैसे पिछले दिनों भारत सरकार में 100 IAS अधिकारी को प्राइवेट सेक्टर से लेने का प्रयास किया गया था, उसी को हम लोग लेटरल एंट्री कहते हैं। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। भारत में भर्ती व्यवस्था और अब अमेरिका में भर्ती व्यवस्था पर क्या है? तो भारत में भर्ती व्यवस्था, क्योंकि भारत में क्लोज कैरियर है तो इसी हिसाब से भर्ती क्या होता है, इसमें कैरियर टाइप का होता है। और अमेरिका में ओपन व्यवस्था है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होता है, जिसमें आयु सीमा बहुत व्यापक है और कोई कैरियर जैसे कुछ साल के लिए लोग आते हैं उसके बाद फ्री हो जाते हैं। भारत में तो 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक आपको प्रवेश मिलेगा, उसके बाद 60 वर्ष में आप रिटायर कर जाएंगे। इस तरह से अमेरिका में ऐसी व्यवस्था बहुत कम होती है, कैरियर वाली व्यवस्था में कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था होती है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। और बतलाओ, और ये बतलाओ वर्चुअली की वेतन वृद्धि और पदोन्नति में क्या फर्क होता है? तो वेतन वृद्धि में केवल वेतन बढ़ाया जाता है, लेकिन पदोन्नति में वेतन वृद्धि के साथ साथ पद भी उन्नति होता है। आप निम्न गुणवत्ता वाला पद से उच्च गुणवत्ता वाला पद पर पहुंच जाते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदोन्नति कहते हैं। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। जैसे आपसे कोई पूछता है कि जो हर्जबर्ग का जो द्विघटकीय प्रतिमान है उसको कार्मिक प्रशासन में कैसे लागू करोगे? तो बतलाओगे हर्जबर्ग का द्विघटकीय प्रतिमान में दो घटक पर बात किया गया है, एक आरोग्य कारक है, एक प्रेरक कारक। आरोग्य कारक होता है जो कार्य का भाग नहीं होता है लेकिन कार्य से प्रभावित होता है, जैसे वेतन वगैरह हो गया। और ये प्रेरक कारक कार्य का भाग होता है और कार्य को सीधा प्रभावित करते, पदोन्नति हो गया। तो कर्मचारी को दोनों चीज चाहिए, पदोन्नति भी चाहिए और वेतन भी चाहिए। तो हम जो कार्मिक नीति बनाए उसमें कुछ इस तरह से व्यवस्था रखे कि वेतन वृद्धि भी समय पर हो, सुरक्षा भी पर्याप्त रूप से हो, पदोन्नति और आजीविका विकास का अवसर भी हो, तो वो कार्मिक नीति ज्यादा ठोस, ज्यादा प्रभावी होगा। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। और बतलाओ निष्पादन मूल्यांकन क्या होता है? तो कर्मचारी जो साल भर काम करते हैं उनका जो साल भर के जो निष्पादन होता है उसका मूल्यांकन करना निष्पादन मूल्यांकन कहलाता है। इसी आधार पर उनको पदोन्नति,
उसका आजीविका विकास में अवसर मिलता है और जरूरत पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होता है। जैसे अक्सर सुनते CRCR, समझ रहे क्या है, इसको एनुअल कॉन्फिडेंशियल रोल करते हैं, वार्षिक गोपनीय पंजिका, जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, गजेटेड राजपत्रित अधिकारी और अराजपत्रित अधिकारी किसको कहते हैं? जिनका ट्रांसफर, पोस्टिंग वगैरह राजपत्र में उल्लिखित होता है उसको राजपत्रित अधिकारी कहते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी आते हैं। और ये क्या कहते हैं आपका, जिनका ट्रांसफर, पोस्टिंग जो होता है नहीं होता है राजपत्र में उल्लिखित, वो अराजपत्रित, उसमें ग्रुप सी और डी कहलाते हैं। समझ रहे? अच्छा, बोला भारत में लोक सेवाओं कितने वर्गों में बांटा गया? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। क्लियर है? और मेरे मतलब केंद्रीय सेवा और अखिल भारतीय सेवा क्या फर्क हुआ? तो केंद्रीय सेवा वो हुआ जो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों में काम करते हैं, और अखिल भारतीय सेवा हुआ जो केंद्र और राज्य दोनों को साझा सेवा देते हैं। अनुच्छेद 312 में जिसका उल्लेख किया गया है, भारत में 3 अखिल भारतीय सेवा है, एक IAS, एक IPS, एक IFSC, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। भारत में लोक सेवा की नींव किसने रखी? तो भारत में लोक सेवा की नींव किसने रखा है? वारेन हेस्टिंग ने 1772 में। भारत में लोक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को लोक सेवा का जनक कहा जाता है। ICS का जनक किसको कहा जाता है? तो मेघालय को ICS का जनक कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवा का जनक किसको कहा जाता है? तो सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में योग्यता प्रणाली कब से लागू हुआ? तो 1854 से योग्यता प्रणाली लागू हुआ। प्रथम ICS अधिकारी भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो 1864 या 65 में पहली बार भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश पाए। क्लियर है? तो ये सब थोड़ा फैक्चुअल चीज है जिसको आपको याद कर लेना चाहिए। समझ, इससे क्वेश्चन जनरली बनता है। इसमें आपको बार बार बोलता हूँ कि कोई गारंटी नहीं है कि क्या क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा। उनके मन पर निर्भर, सामने क्वेश्चन बना, उनके जुबान पर आया, उनको लगा कि आपसे पूछना है, पूछ दिए। समझ, जो पकड़ा गया उसी पर जा जाता है। जिस तरह क्वेश्चन आते रहता है, आपका ऑनर्स पकड़ लिया तो ऑनर्स से क्वेश्चन पूछ दिया, ऑप्शनल पकड़ लिया तो ऑप्शनल से पूछ दिया, बायोडाटा से रिलेटेड हॉबी से क्वेश्चन हो तो उसी से पूछ लिया। समझ रहे हैं? कुछ है आपका होम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, नाम, अभी जो कोई मुद्दा कंकरेंट चल, अभी तो जो इंटरव्यू बच्चा देगा कंकरेंट पर आपको बहुत मतलब तैयार होकर जाना पड़ेगा। जो करंट इश्यूज है उस पर बहुत अच्छे डेवलपमेंट पिछले दिनों हुए हैं, और जितने डेवलपमेंट हुए सब आपके लिए समस्या है, क्योंकि सब आपके लिए क्षेत्र बना रहे हैं और उससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए मेरा मानना है उन सब को बेहतर ढंग से वर्कआउट कर लीजिए। तो पिछले क्लास में जैसे हमने आपको बताया था ना कि आप जो प्रशासन के जो अच्छे सिद्धांत है, सब सिद्धांत के बारे में कुछ लाइन याद कर लीजिए, और फिर जितना पद, सोपान, आदेश की एकता वगैरह वगैरह जितना था सबका एक डिफिनेशन याद कर लीजिए। आज मैं आपको होमवर्क दूंगा कि जैसे नेतृत्व हुआ, प्रेरण हुआ, मनोबल हुआ, संचार हुआ, इन सब का भी एक परिभाषा आपको याद होना चाहिए। फिर विभाग, निगम, कंपनी वगैरह वगैरह के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। सूत्र किसको कहते हैं, मंत्रणा किसको कहते हैं, सहायक अभिकरण किसको कहते हैं, बोर्ड क्या है, आयोग क्या है, स्वतंत्र नियामक के आयोग क्या, ये सब चीज के बारे में थोड़ा आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। बोर्ड पूछा जा सकता है। फिर लोक सेवा, ये 2 आपका होमवर्क रहा आज का, इन दोनों को तो आप कर ही लीजिए। सबका डिफिनेशन पोर्शंस को आप बेहतर ढंग से कर लीजिए, ये आपके मतलब एग्जाम में काम आएंगे। और फिर कार्मिक प्रशासन को शुरुआत करके तो उसमें आप देख लीजिएगा कि लोक सेवा में क्या फर्क है, जन सेवा में क्या फर्क है। फिर आप बतलाओगे पद वर्गीकरण, दर्जा वर्गीकरण क्या है। फिर आप बतलाओगे भर्ती कितने चरणों में संपन्न, भर्ती कितने प्रकार का होता है, लोड प्रणाली किसको कहते हैं, हमारे नेगेटिव भर्ती किसको कहते हैं, पॉजिटिव भर्ती किसको कहते हैं। हमारे फिर आप कह सकते हो भर्ती में पिछले दिनों क्या सुधार किए गए हैं वो बतला सकते हो। प्रशिक्षण क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रशिक्षण में होता क्या। अरे फिर आप बतलाओगे सेवा शर्त में कौन कौन सा चीज सम्मिलित होते हैं। अरे और कार्मिक लाभ और सेवा शर्त में क्या डिफरेंस है। तो सेवा शर्त मतलब सेवा के साथ जितने भी घटक जुड़े हुए सब सेवा शर्त हुए। उसमें से कुछ होते हैं जो कर्मचारियों को मटेरियल बेनिफिट देते हैं और कुछ जनरल टाइप के होते हैं। तो जो मटेरियल बेनिफिट देने वाले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं,
उसको हम लोग कहते हैं कार्मिक लाभ, जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उस चीज को भी आपको वर्कआउट कर लेना चाहिए। ये आप और देख लेना, जैसे तो नया पेंशन नीति, ओल्ड पेंशन नीति, इस पर भी आप देख लेना कि पुराना पेंशन नीति क्या था, नया पेंशन नीति क्या है, क्यों लोग मांग कर रहे हैं नए नीति को, नए पेंशन नीति को अपनाने के लिए। पुराने पेंशन नीति के आलोचना हो रहा है, विरोध हो रहा है, वो भी क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर आप देख सकते हो ऑन रैंक वन पेंशन, जो पिछले दिनों दिया गया, वैसे तो पुराना हो गया, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है इस पर भी। अभी जो पारामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ वगैरह, उनका वेतनमान को बढ़ाने का और आईपीएस वगैरह जैसा करने का, जो उन लोग को शहीद जैसे आईपीएस पारामिलिट्री फोर्सेस को वो लाभ नहीं मिलता है जो आर्मी को लाभ मिलता है, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता यदि वो आतंकवादी घटना में मारे जाते हैं। तो ये सब पिछले दिनों बात किया जा रहा है कि उनको भी आर्मी वाला लाभ मिले, जबकि वो काम उसी तरह करते हैं। तो ये सब चीज जितना करंट इश्यूज है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इस सब को देख लीजिए। समझ रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको तैयार होके जाना है, और तैयारी दो तरह से होता है, मतलब एक होता है बौद्धिक तैयारी, एक मानसिक तैयारी। तो मानसिक तैयारी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मानसिक तैयारी तभी होगा जब बौद्धिक तैयारी होगा। आप पढ़े लिखेंगे, जितना जानेंगे, जितना स्पष्ट ज्ञान होगा उतना आत्मविश्वास होगा, और जितना आत्मविश्वास होगा, मनोवैज्ञानिक तैयारी रहेगी, उतना बेहतर प्रदर्शन होगा। कई दफा होते हैं कि बौद्धिक तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन मानसिक तैयारी नहीं हो पाता, तो कोई एक आध बाउंसर फेंका तो आप बोल्ड हो जाते हो। तो इसलिए नहीं, मैं तो पूरा एकदम में तो लगता है मानसिक तैयारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बौद्धिक तैयारी। अगर नहीं आता तो सॉरी सॉरी बोलकर आराम से निकला जा सकता है, लेकिन अगर वहां पर हकलाने लगे, गला सूखने लगे, समझ, तो उस परिस्थिति में बड़ी खराब इंप्रेशन जाता है, और फिर कोई आपका वे आउट नहीं है, आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता है वहाँ। तो आधे घंटे का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप बेहतर नहीं सुपर डिलीवरी दे सके, श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके, इस चीज को सुनिश्चित करना है। और वो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक दिन में डेवलप नहीं होगा, आपको एक बढ़िया टीम बनाना पड़ेगा अपने लोगों के साथ। तो डेली इस पर 1 घंटा 2 घंटा टाइम दीजिए। मेरे को याद आता है शायद 56वां जब मैं इंटरव्यू का तैयार बैच ले रहा, वैसा बैच आज तक मेरे को बहुत कम मिलता है देखने को। उसमें जितने बच्चे थे ना, वो लोग में अजीब प्रतिस्पर्धा थी कि अगर होगा तो मेरा होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। वो लोग जैसे मैं, तो आप जैसे सपोज आपसे मॉक इंटरव्यू होगा, तो मेरा आपके में किसी स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू कितना ले सकता हूँ? आधा घंटा, ज्यादा उससे ज्यादा थोड़ा लूंगा। और यहाँ मेरे को 50-100 बच्चे को इंटरव्यू लेना, तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा। तो लेकिन उन लोग क्या देखते थे, मेरे से आधा घंटा मॉक इंटरव्यू, लेकिन उन लोग अपना ग्रुप बना रखे थे, वो 1 घंटा उसको ग्रिल कर रहा, वो ग्रिल कर, इतना बेहतर प्रदर्शन था उनका, कोई भी उसमें छूटा नहीं, सब आ गया, लाइन से सब क्वालिफाई कर गया। तो मैं भी बोल रहा हूँ आप इसी तरह से वर्कआउट करो, एक बढ़िया टीम बना लो, जुझारू बन जाओ, और ये मान के चलो कि होगा तो मेरा होगा, नहीं तो किसी और का नहीं होगा, समझ रहे। और फिर एकदम पूरी क्षमता से, पूरी प्रतिबद्धता से लग जाओ, समझ रहे। कोई चीज को कसर ना छोड़ो, किसी चीज को अनटर्न नहीं करो, पूरा चीज को एकदम देख डालो, समझे ना। मैं समझता हूँ ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इतना सीट है, और इसमें अगर नहीं आता तो बहुत दुख की बात है कि बहुत मतलब मुश्किल से अवसर मिलते हैं। इस अवसर का आपको चाहिए बेहतर ढंग से लाभ उठाना। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, अगर आप में जड़ता है, उदासीनता है, कोरोना के कारण थोड़ा सा भी किसी प्रकार की मानसिक परेशानी है, उन सब का परित्याग करें, इसका स्वर्णिम भविष्य देके, इसके सकारात्मक पद देके इससे प्रेरणा ले और लग जाए। जब तक आप लगेंगे नहीं तब तक इसमें आपका प्रदर्शन सुधरेगा नहीं, जब तक प्रदर्शन सुधरेगा नहीं तब तक आपके वांछित परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आज यहीं पर अपना डिस्कशन को समाप्त करता हूँ। कल मैं नेक्स्ट क्लास में जब मिलूंगा, पर्सनल पर कुछ और डिस्कस करूंगा, फिर फाइनेंस, फिर अकाउंटेबिलिटी वगैरह टॉपिक पे वर्कआउट करूंगा। खूब मेहनत कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए, और प्रिपरेशन को एंजॉय कीजिए। बी पॉजिटिव, बी चेरिश। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।